Hello student, welcome to Ruhi online classes. स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है परागकण की संरचना। एंड इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने परागकोश कंप्लीट कर लिया था और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी में परागकण पाए जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों वो परागकण कैसे दिखते होंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, एंड द एंड में हम लोग देखेंगे डायग्राम भी उसके अच्छे से एक्सप्लेन भी मैं आपको करूंगी। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग नोट्स देख लेते हैं। तो बच्चों जो परागकण होता है उसे नर युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं, लघु बीजाणु भी बोला जाता है। तो बच्चों इसकी जो पहली लाइन है आपको अपने नोट्स में जरूर लिखना है, जस्ट बिकॉज कि ये इंपॉर्टेंट है और इस बार एग्जाम में आया भी था। तो बच्चों जो परागकण होता है, परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है जो सामान्यतः एक कोशिकीय, अगुणित, गोलाकार या अंडाकार या द्विस्तरीय होती है। तो बच्चों इसमें बोला क्या जा रहा है, जो परागकण होता है सबसे पहले तो ये प्रथम कोशिका होती है और ये एक कोशिकी मतलब कि एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है। इसको आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, एक कोशिकी और बहुकोशिकी के बारे में। तो बच्चों एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, हैप्लॉइड होती है, मतलब कि अगुणित का मतलब होता है बच्चों एन, कि यहाँ पे ये जो कोशिका होती है अगुणित होती है। तो बच्चों जब परागण की क्रिया हो जाएगी, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में परागण के बारे में। जब हम लोग परागण देखेंगे तो बच्चों जब वहां पे परागण हो जाता है तो वो द्विगुणित होता है, लेकिन जब तक परागण नहीं होगा वो जो परागकण होता है अगुणित होता है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है अगुणित के बारे में, कि परागकण जो होता है वो अगुणित होता है। साथ ही साथ आगे जब हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि जो परागकण होता है वो गोलाकार होता है या फिर अंडाकार होता है। और इसमें बच्चों जो लेयर होती है 2 स्तरों से ये घिरी होती है। तो ये जो 3 लाइन मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करना है। आगे बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि जो परागकणों का माप होता है, मतलब कि जो परागकणों की माप होता है, मेजरमेंट होता है, वो 2 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। आगे बच्चों सबसे छोटे आकार के परागकण, यहाँ पे नाम दिया गया है कि सबसे छोटा परागकण और सबसे बड़ा परागकण क्या हो सकता है। तो जो बच्चों सबसे छोटा आकार का परागकण होता है वो मायोसोटिस एल्पेस्ट्रिस होता है, और जो सबसे बड़े आकार के परागकण होते हैं वो मिराबिलस जलापा के पौधे का होता है। तो बच्चों ये बेसिकली यहाँ पे जो 2 नाम आप देख रहे हैं ये एक पौधे का नाम है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं मायोसोटिस एल्पेस्ट्रिस, ये जो पौधा होता है इनमें जो परागकण पाए जाते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, और मिराबिलस जलापा जो पौधा होता है उनमें जो परागकण पाए जाते हैं वो सबसे बड़े आकार के होते हैं। नाउ आई होप बच्चों कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग देखेंगे परागकण को कितने आवरण से आस्तरित किया गया है, घेरा होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं परागकण को निम्न 2 आवरण से आस्तरित रहते हैं, मतलब कि जो परागकण होते हैं उनमें 2 आवरण पाए जाते हैं। आगे अब हम लोग बच्चों दोनों आवरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है बच्चों बाह्य चोल, जिसे हम लोग एक्साइन बोलते हैं। ओके बच्चों तो साथ ही साथ आप इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा एंड वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बच्चों यह मोटा व खुरदुरा होता है। तो सबसे आउटर लेयर जो होती है बच्चों वो मोटा होता है या फिर खुरदुरा होता है। और बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का बना होता है। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, यह एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। तो बच्चों इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे कि जो परागकण होता है वो रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। तो स्पोरोपोलेनिन वर्ड आपको याद रखना है। आगे बच्चों स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकणों में उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। तो बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि स्पोरोपोलेनिन जो रासायनिक पदार्थ होता है, जो केमिकल होता है, जो परागकण में पाया जाता है, उसी केमिकल की वजह से ही जो परागकण होता है उसमें प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, मतलब उनमें जल्दी कोई भी नुकसान नहीं होता है और वो लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। तो बच्चों इतना तो था परागकण के बाह्य चोल के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों अब हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ना है अंतःचोल एंटाइन के बारे में, मतलब कि हम लोगों ने एक आवरण देख लिया है, अब हम लोग को दूसरा आवरण देखना है अंतःचोल के बारे में। तो बच्चों इसके पहले हम लोगों ने एक्साइन कंप्लीट कर लिया है। अब अंतःचोल में हम लोग देखते हैं कि बच्चों यह पतला भी होता है, कोमल झिल्ली सदृश अस्तर होता है। तो बच्चों ये बहुत ही पतला होता है और बहुत ही पतला होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा मुलायम बोल सकते हैं, कोमल झिल्ली होता है
सदृश स्तर होता है, क्लियर होती है। और बच्चों जैसे हम लोगों ने देखा था कि इसके पहले जो एग्जाइन था, बाह्यचोल था, वो स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ था, है ना। तो वैसे ही जो अंतःचोल होता है बच्चों वो पेप्टोसेलुलोज का बना होता है ना। इसको याद कर लेना कि बाह्यचोल जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है और जो अंतःचोल होता है वो पेप्टोसेलुलोज से बना होता है। उसके बाद बच्चों बाह्यचोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है। मतलब कि बच्चों बोला जा रहा है कि जो बाह्यचोल होता है ना, तो बाह्यचोल जो होता है बच्चों वो स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बना होता है, लेकिन कहीं कहीं पे स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है। तो जब नहीं पाया जाएगा तो वहाँ पे छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, तो उसी छिद्र को बच्चों हम लोग जनन छिद्र बोलते हैं। आगे बच्चों परागकर अंकुरण के समय अंतःचोल जनन छिद्र में से होकर एक पराग नली के रूप में बाहर निकलती है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक परागकण में पराग नलिका का डेवलपमेंट, मतलब पराग नलिका उसमें कैसे बनती है, मतलब उसे हम लोग लघु युग्मक जनन बोलते हैं, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो बच्चों अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो चैनल पे अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जो बच्चे पुराने हैं वो ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर देते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब किए हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार देख रहा है लेक्चर, तो वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी वीडियोज मैं अपलोडेड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और जो बच्चे पुराने उन सबको पता है कि वीक में 3 लेक्चर्स क्लास 12 के लिए आते हैं, एंड बहुत ही जल्दी जब ये हाफ चैप्टर या फिर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो लाइव डाउट सेशन भी रखने वाले हैं, जहां पे आपका डाउट जो भी रहेगा लाइव लेक्चर के ड्यूरिंग आपका सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो बच्चों जैसे आप सबको पता है ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ प्रीमियर पे चलता है, तो आप लोग वो वीडियो लाइव की तरह ही देख सकते हैं, लेकिन लाइव आएंगे जल्द ही। उसमें क्या होगा बच्चों, लाइव वीडियो में जो भी आपका डाउट रहता है टॉपिक से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए क्लास 12 के लिए, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसे आपको अच्छे से पूरा एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो भी डाउट आपके हैं वो सारे आप लिख के रखना। 21 मार्च के बाद मैं लाइव आऊंगी और आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कितने बजे लाइव और कितने तारीख को लाइव आने वाले हैं, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, परागकण के केंद्र में सघन कोशिका द्रव्य, एक केंद्रक, रिक्तिका, जनन कोशिका आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। बोला जा रहा है बच्चों परागकण के केंद्र में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, इतने कोशिकांग पाए जाते हैं। तो बच्चों आगे नोट्स हम लोग देखने से पहले, आगे के टॉपिक पढ़ने से पहले अब हम लोग देख लेते हैं इसका डायग्राम। जितना भी हम लोगों ने बाह्यचोल और अंतःचोल के बारे में पढ़ा है, तो एक बार इसको बच्चों हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। तो बच्चों बिना वीडियो स्किप किए आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना। ना समझ में आए तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं रहती है, यही लिए शॉर्ट वीडियो बनाई जाती है। कहीं पे डाउट रहे, कहीं पे भी दिक्कत रहे, तो आप दोबारा वो वीडियो देख सकें। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे हमारा डायग्राम। सो बच्चों अब आप लोग स्क्रीन पर डायग्राम देख सकते हैं, जहां पर ये पूरा एक परागकण की संरचना होती है। तो बच्चों ये जो परागकण की संरचना है, सबसे पहले आप इसमें देखिए बाह्यचोल, है ना, बाह्यचोल देखिए और अंतःचोल देखिए। तो बच्चों सबसे पहले बाह्यचोल आपको अगर अभी तक मिल गया होगा, तो जो बाह्यचोल होता है वो सबसे बाहरी परत होती है परागकण की, और आप सबको पता है इसमें केवल 2 ही परत होती है, एक बाह्यचोल होती है और एक अंतःचोल होती है। तो बच्चों अंतःचोल उसी के जस्ट नीचे है। तो आप अंदर की तरफ परागकण में देख सकते हैं चारों तरफ अंतःचोल पाई जा रही है, लेकिन जो बाह्यचोल है बच्चों वो कहीं कहीं पर नहीं पाई जाती है। तो बच्चों ये क्यों नहीं पाई जा रही है, आप लोगों को अभी बताया गया था, क्योंकि जो बाह्यचोल होती है वो एक केमिकल से बनी होती है, रासायनिक पदार्थ से बनी होती है, जो कि होता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जहाँ पे पाया जाता है ना, कहीं कहीं पे छुटा हुआ था, पूरी जगह पे नहीं पाया जा रहा था। तो जिस जगह पे बच्चों स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जा रहा था उस जगह को हम लोग जनन छिद्र बोलते हैं। तो ये चीज हो गया बच्चों बाह्यचोल, अंतःचोल और जनन छिद्र के बारे में। बाकी चीजें बच्चे जो भी थी वो सारी चीजें परागकण के अंदर थी, जैसे कि नली केंद्रक या वर्धी केंद्रक, और बच्चों इसमें रिक्तिका पाई जाती है, जनन कोशिका पाई जाती है और पराग नलिका कोशिका पाई जाती है। ये सारी चीजें बच्चों एक परागकण के अंदर पाई जाती है। एंड बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने ये डायग्राम अच्छे से देख लिया है, और आई होप कि आप लोगों ने ये डायग्राम बना भी लिया होगा। सो बच्चों अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक।
सो बच्चों डायग्राम देखने के बाद अब हम लोगों को देखना है परागकणों की जीवन क्षमता। तो बच्चों वह समय जिसमें परागकण कार्यरत रहता है उसे परागकण का जीवन काल कहा जाता है। मतलब कि जब तक परागकण काम करता रहता है सही तरीके से तो वो जीवन काल हो गया। जैसे कि बच्चों हम लोग अपना लाइफ देख सकते हैं कि हमारी जीवन काल क्या हो सकती है कि लगभग 80 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक, या फिर 60 या 50 साल तक भी हो सकता है। कि मतलब कि एक निर्धारित समय तो हमारा नहीं है कि हम कब तक जीवित रहेंगे, लेकिन जब तक हम जीवित रहते हैं और काम करते रहते हैं निरंतर अपना, तो वो बच्चों जीवन काल कहलाता है हमारा, कि हम कब तक जीवित थे। तो बच्चों वैसे ही जो परागकण होता है वो भी जब तक काम करता रहेगा तो वो उसका जीवन काल कहलाता है। तो बच्चे जैसे हमारे जीवन काल के लिए हम कितने साल तक जीवित रहेंगे किस पे निर्भर करेगा? हमारे अच्छे खान पान पे। हम जितना अच्छा पोषक वाली चीजें खाएंगे, पोषक तत्वों वाली चीजें खाएंगे, जितना हेल्दी चीजें खाएंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे, है ना। जितना हम स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, तो उतना हम लोग जीवित रह पाएंगे। तो वैसे ही बच्चों एक परागकण को जीवित रखने के लिए उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें यहाँ पे मायने रखती है। जैसे कि टेम्परेचर का सही ढंग से होना बहुत ज्यादा जरूरी, आर्द्रता एवं अनुवांशिक विशिष्टता पर निर्भर करता है। उसमें जेनेटिक भी जो चीजें होती हैं वो अनुवांशिक चीजें, मतलब उनके पहले वाले जिस पौधे में परागकण से आया है, जहाँ जिस पौधे से, उस पौधे में पहले से ही होना चाहिए कि उनमें जो भी परागकण होते हैं वो ज्यादा जीवन काल के रहते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अब बच्चों जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि अनाजों जैसे कि गेहूं, चावल आदि के परागकणों का जीवन क्षमता केवल 30 मिनट तक होता है। तो जो भी बच्चों फसल होती है, अनाज होते हैं, उनके जो परागकण की जीवन क्षमता होती है वो 30 मिनट तक होती है। अगर 30 मिनट तक उसमें परागण नहीं हुआ तो वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर हम परागकण को स्टोर करके रखना चाहें तो अगर हम उन्हें स्टोर नहीं करेंगे तो बच्चों क्या होगा, सारे परागकण जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो उसमें परागण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि उसमें परागण हो जाए 30 मिनट के बाद भी, तब क्या करना होगा, तो बच्चों हमें उनको स्टोर करके रखना होगा। जैसे कि हम लोग और भी चीजें स्टोर करके रखते हैं, तो वैसे ही परागकण को बच्चों जो स्टोर किया जाता है वो द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। और जो टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों -196 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि पूरी तरीके से बर्फ में। तो बच्चों -1 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। अगर हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन ले लें और टेम्परेचर उसका -196 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उसको हम लोग कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो बच्चों इन संरक्षित परागकणों को पराग बैंक भी कहा जाता है, जहां पर परागकणों को स्टोर करके रखा जाता है। सो बच्चों ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा एंड अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को अपने एक दोस्त तक जरूर शेयर कर दिया होगा। एंड बच्चों अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।